इस हिसाब से भारत में हर 5 मिनट में 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये डाटा उस समय का है जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, तो इतनी लड़कियां कैसे गायब हुई? क्या ये इसमें उन बच्चों के बारे में बात की गई है जो इन सेक्स वर्कर्स के घर में जन्म लेते हैं कि कैसे उनको भी अपॉर्चुनिटी ना मिलने पर इसी काम में धकेल दिया जाता है। They used to tell me, तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी बनेगी। कि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोज़ ड्रग्स दिए जाते हैं, मारा जाता है और ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जाती है। और यह सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है। परंपरा है कि परिवार की सबसे बड़ी लड़की एक प्रोस्टिट्यूट बनकर काम करेगी और घर को चलाएगी। इस ट्राइब में 12 से 13 साल की बच्चियों को ही सेक्स वर्क में उतार दिया जाता है। जब लोग कर्जे में डूब जाते हैं या बच्चों की शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा उठाने की काबिलियत नहीं रहती, तो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ओर जाते हैं। 1997 में एक एस्टीमेट लगाया गया। इसके हिसाब से भारत में उस समय 30 लाख से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स थी, जिनमें 40% से ज़्यादा बच्चियाँ थीं। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें बताया गया कि 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं, जिनमें से 2,31,000 से ज़्यादा नाबालिग हैं। और ये डाटा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का है। लापता लड़कियों में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, जहां 1,60,000 से ज़्यादा महिलाएं और 38,000 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, जहाँ लगभग 1,57,000 महिलाएँ और 36,500 लड़कियाँ गायब हुई हैं। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली 61,002 महिलाओं और 29,900 से ज़्यादा लड़कियों के लापता केसेस में टॉप पर रहा है। इस हिसाब से भारत में हर 5 मिनट में 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि यह डाटा उस समय का है जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, तो इतनी लड़कियां कैसे गायब हुई? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। NCRB की 2016 से 2018 की रिपोर्ट्स को एनालाइज करें और इसमें बच्चों को भी जोड़ दिया जाए तो 5,85,000 से ज़्यादा लड़कियां, जिनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली से हैं। वहीं 1,93,000 बच्चे, जिनमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली से गायब हुए हैं। और ये तो वो केसेस हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो गायब हुई लड़कियों में कुछ मिल जाती हैं, कुछ को मार दिया जाता है और ना जाने कितनी लड़कियों का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गई। रिकवरी रेट में केरल का रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, जहां 2021 में 11,000 मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिनमें से 9,452 को रिकवर कर लिया गया, जो लगभग 86% है। वहीं पंजाब की हालत 16% रिकवरी रेट के साथ सबसे खराब है और दिल्ली भी 33% रिकवरी रेट के साथ पंजाब से कदम मिलाकर चल रहा है। अब सवाल उठता है कि गायब हुई लड़कियां और बच्चे जा कहाँ रहे हैं? और तब हमारे सामने आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी की काली दुनिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसे इन लोगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले वो लोग जिन्हें उनके ऑर्गन्स के लिए ट्रैफिक किया जाता है, दूसरे वो बच्चे जिन्हें मजदूरी और भीख मांगने के लिए ट्रैफिक किया जाता है, और तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो इस वीडियो को बनाने की असली कारण है, वो है प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति। इसके बारे में कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। ICAT UN जनरल असेंबली के अंडर काम करने वाली एक संस्था है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ऑर्गन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और ऑर्गन्स की सप्लाई बहुत ही कम है। इसका एक कारण यह भी है कि ईरान को छोड़ दें तो दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने प्रॉफिट कमाने या पैसे के बदले ऑर्गन डोनेशन पर पाबंदी लगा रखी है। अमूमन हमारे समाज में मरने के बाद अंगदान को सही नहीं समझते। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर इस जन्म में कोई ऑर्गन डोनेट किया जाए तो अगले जन्म में वह इंसान अपाहिज पैदा होता है। और यही कारण है कि हमारा देश USA के बाद 2nd प्लेस पर आता है ऐसे देशों में जहां जीते जी किसी को ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं। मतलब जैसे 2 लोग आपस में शादीशुदा हैं तो वो आपस में ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन में हम टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। पाया गया है कि अमूमन जब लोग कर्जे में डूब जाते हैं या बच्चों की शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा उठाने की काबिलियत नहीं रहती, तो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ओर जाते हैं। किडनी और लीवर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन्स हैं, क्योंकि किडनी बाहर निकलने के 36 घंटे तो वहीं लीवर 12 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, जिसके कारण इसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है। 2010 से 2018 तक ऑर्गन डोनेशन के लिए ट्रैफिकिंग के मात्र 300 केसेस सामने आए, पर ये एक अधूरा सच है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही स्किल ओरिएंटेड काम है, जहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे सर्जन्स हो गए, नर्सेस, एनेस्थीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार तो डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें मिली हुई होती हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसी वजह से इसके इतने कम केसेस पाए जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑर्गन डोनेशन के लिए महिलाओं से ज़्यादा मेल्स का यूज़ किया जाता है, पर क्योंकि परिवार में कमाने वाला आदमी को माना जाता है, इसलिए कई बार आदमी अपनी पत्नी को इस काम के लिए आगे कर देता है ताकि उसको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जहां बच्चों को भीख मांगने और जबरन शादी कराने के लिए किडनैप किया जाता है।
NHRC की रिपोर्ट ने बताया 2005 में 44,000 से ज़्यादा बच्चे लापता हुए, जिनमें से 11,000 से ज़्यादा बच्चों का कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोज़ ड्रग्स दिए जाते हैं, मारा जाता है और ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जाती है। और यह सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। शाम को इन सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और भीख से आए हुए पैसों को इनसे ले लिया जाता है। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा ये कहते हुए कि बच्चों को भीख में पैसे मत दो, बल्कि कुछ खिला दो, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पैसे उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। वहीं कई बच्चे और वयस्कों को मजदूर और लड़कियों को फोर्स मैरिज के लिए, बिना मर्जी की शादी के लिए बेच दिया जाता है। NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2013 में 27,783 लोगों को शादी के लिए किडनैप किया गया, जिनमें से 27,150 लड़कियां थीं। वहीं 2014 में यह काउंट बढ़कर 31,040 हो गया। इसी में जो अगली कैटेगरी आती है वो है फोर्स लेबर, यानी ज़बरदस्ती या जबरन मजदूरी। अर्बन एरियाज़ में लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो वहीं रूरल एरियाज़ में गरीबी बढ़ रही है। इसी गैप के चलते जहां अर्बन एरियाज़ में घर में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, तो बहुत बार बच्चों को उनके रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई अन्य लोग नौकरी के लालच में बेच देते हैं और फिर इन बच्चों से सारे काम कराए जाते हैं बिना कोई पैसे दिए, और इनको वायलेंस और कई बार तो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है। दीप्ति, जो छत्तीसगढ़ के कुनूरी विलेज में रहती है, बताती है कि जब वो 19 साल की थी तो कैसे उसके गांव के एक आदमी ने उसे पंजाब के परिवार को बेच दिया, यह कहकर कि उसे दिल्ली में काम दिलवाएगा, जिसके बदले उसे हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। जब दीप्ति को ये रियलाइज़ हुआ कि उसे बेच दिया गया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसने बताया कि उससे सुबह से शाम तक खाना बनाने से लेकर सफाई करने, मालिक के पैर दबाने तक सारा काम करवाया जाता था। काम ना करने पर या कम काम करने पर उसे मारा भी जाता था। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जहां सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में कोई कल ही हुई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में काफ़ी गहराई तक हैं। ज़्यादा भी नहीं, अगर हम मुगल टाइम में जाएं तो उस वक्त भी राजाओं और नोबल्स के दरबार में तवायफें होती थी, जो कई तरह की आर्ट फॉर्म जैसे डांस और थिएटर के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती थी। जब 16वीं सेंचुरी में गोवा के अंदर पोर्चुगीज़ ने अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू की, तो उनके साथ उनके दास भी भारत आए। 16 से 17 सेंचुरी के बीच पुर्तगीज़ जापान से भी दासों का ट्रेड करते रहे और वहाँ से औरतों को स्लेव्स बनाकर भारत लाए, जिनसे यहाँ पर सेक्स वर्कर का काम कराया जाता था। 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को ओवर पावर कर दिया गया और क्राउन ने भारत को अपने अंडर लिया, तब ब्रिटिश मिलिट्री ने यहाँ पर ब्रोथल्स यानी कि कोठे खोलने और उन्हें सरकार के पैसों से मेंटेन करना शुरू किया, और यहाँ काम करने वाली सेक्स वर्कर्स सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को सर्विस देती थी। पर सवाल उठता है, क्या आज़ाद भारत में भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? देखिए, इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट या सीता एक्ट 1956 के अनुसार इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में लाना, लालच देना या प्रोस्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज करना जैसे कोठों को चलाना इलीगल है। आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को एज अ सर्विस यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके थ्रू आप ब्रोथल्स नहीं चला सकते, इसे पब्लिक में प्रमोट नहीं कर सकते, और ऐसा करना IPC के तहत एक ऑफेंस माना जाएगा। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा स्पेस है जहां हमें ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जैसे कितनी लड़कियां इस टाइम प्रोस्टिट्यूशन में हैं, उनकी क्या स्टेटस है। इस पर कुछ सर्वे और एस्टिमेट्स के द्वारा ही हम इस पर लाइट डालने की कोशिश कर सकते हैं। साल 1997 में एक एस्टिमेट लगाया गया। इसके हिसाब से भारत में उस समय 30 लाख से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स थीं, जिनमें 40% से ज़्यादा बच्चियाँ थीं। वहीं यूनेट्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस का HIV एड्स को लेकर एक प्रोग्राम है, इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 2016 में भारत में 6,57,829 प्रोस्टिट्यूट्स थीं, और कुछ अनऑफिशियल डाटा की माने तो भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सेक्स इंडस्ट्रीज में से एक बनाता है। और इस बात के गवाह हैं हमारे देश के कुछ बड़े रेड लाइट एरियाज़, जिसमें सबसे ऊपर आता है वेस्ट बंगाल के कोलकाता का सोनागाछी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। उन्हीं में से एक है 2005 में आई बॉर्न इनटू ब्रोथल्स, जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में ऑस्कर जीता। इसमें उन बच्चों के बारे में बात की गई है जो इन सेक्स वर्कर्स के घर में जन्म लेते हैं, कि कैसे उनको भी अपॉर्चुनिटी ना मिलने पर इसी काम में ढकेल दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कई बार बच्चे या उनके माँ बाप अपने बच्चों को सही एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि वो इन सब से दूर रहें और एक बेहतर लाइफ जी सकें, तो कैसे हमारा समाज उन बच्चों को डिमोटिवेट करता है और उनको बार बार ये याद दिलाता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं। Raped me, put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask for any doubts, they used to tell me, तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू की बेटी बनेगी।
इसी के साथ महाराष्ट्र के मुंबई का कमाठीपुरा एरिया, जिस पर हाल ही में आलिया भट्ट की एक मूवी गंगूबाई भी आई थी, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली के जीबी रोड को कौन नहीं जानता। पर ऐसा क्या रीज़न है जो ये महिलाएं इस इंडस्ट्री में आती हैं? जाहिर सी बात है, जिस समाज में इसे इतना बड़ा स्टिग्मा माना जाता है, तो कोई लड़की अपनी मर्जी से तो ऐसा काम क्यों ही करेगी। 1988 में ऑल बंगाल वुमेन्स यूनियन ने 160 सेक्स वर्कर्स के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 160 में से 23 औरतें अपनी मर्जी से इस फील्ड में काम कर रही हैं, जबकि 137 औरतों को किसी एजेंट के थ्रू इसमें धकेला गया है। डिटेल्स में जाएं तो इनमें से 26 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें अपने पेरेंट्स या पड़ोसियों ने इस वर्क में उतारा है। वहीं 31 को लोकेलिटी की किसी सेक्स वर्कर के थ्रू इसमें लाया गया है। 32 औरतें ऐसी थीं जिनको दलालों के थ्रू बेचा गया था, जबकि 18 को उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इन लड़कियों को सेक्स वर्क में लाने वाले एजेंट या मीडियम में 76% खुद फीमेल्स थी। देखिए, सेक्स वर्क को ज्वाइन करने के कुछ बेसिक रीजंस भी हैं, जैसे कि गरीबी। बहुत सारे इलाके जहां लोगों के पास जीवन चलाने के रिसोर्सेज भी नहीं हैं, वहां लड़कियों को और बच्चियों को एज अ कमोडिटी यूज़ कर दिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है ताकि कुछ पैसे आ सकें। बेचने वालों में खुद उनके रिलेटिव्स, दोस्त और कई बार तो उनके पेरेंट्स भी होते हैं। मम्मी गुजर गई थी, पापा दारू पीते थे, पापा गांव में घूमते थे, गुजर गई। एक भाई था, एक बहन थी छोटी से, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी बुआ, ये मेरी मौसी थी, उनने मेरे को ज़बरदस्ती कोई कस्टमर लेके आए, फिर दरवाज़ा लगा दिया, फिर ऐसा मेरे साथ में कुछ गलत काम किया। वहीं कई बार एक बेटर एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर भी लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है और फिर उनका वापस आ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो एक हमारे पड़ोसी था, तो वो बोल के लेके आया था कि मैं तुझे नौकरी जॉब लगाऊंगी, तो उन्होंने यहाँ ला के बेच के गए थे मुझे। मैं 14 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो और हिंदी भी नहीं आता था मुझे उस टाइम, तो मैं किसकी मदद लेती। कई महिलाएं जिनको उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है या जिनको अनवांटेड चाइल्ड जैसे मैटर्स के साथ जीना पड़ता है, वह महिलाएं सेक्स वर्कर्स के रूप में खुद को ढाल लेती हैं और अपने गुजारे के लिए ऐसा करती हैं। आदमी ने छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, तो अब क्या करेंगे? मायके भी रह नहीं सकते ना ज़्यादा, कितने दिन माँ बाप का बोझ बनते रहेंगे। तो इसीलिए फिर आपने ये रास्ता चुना, जब से यही है, अपना खा रहे, कमा रहे, जो भी होता है अपना काट रहे जिंदगी, क्या करें। वहीं भारत में आपको ऐसी कई परंपराएं मिल जाएंगी जहां प्रोस्टिट्यूशन को लेजिटिमेट बताया जाता है, जैसे कि बंछड़ा या बंछेड़ा एक ट्राइब है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहती है। इस ट्राइब में एक परंपरा है कि परिवार की सबसे बड़ी लड़की एक प्रोस्टिट्यूट बनकर काम करेगी और घर को चलाएगी। इस ट्राइब में 12 से 13 साल की बच्चियों को ही सेक्स वर्क में उतार दिया जाता है। 2015 में एक सर्वे हुआ और इन ट्राइब्स के विलेजेस में पाया गया कि यहाँ का सेक्स रेशियो गर्ल सेंट्रिक है, जहाँ 3435 की पॉपुलेशन में 2243 लड़कियाँ और 1192 लड़के हैं। यहाँ लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, पर किस कीमत पर? लड़कियों को यहाँ 2000 से 20,000 की कीमतों में बेच दिया जाता है। तो लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? प्रोस्टिट्यूशन के साथ इन सेक्स वर्कर्स की हेल्थ इश्यूज पर भी इतनी बात नहीं होती है। बंछड़ा कम्युनिटी के 5500 लोगों का ब्लड सैंपल जब लिया गया तो उसमें पाया गया कि इनमें से 15 से 16% HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बहुत सारी NGOs इस पर काम कर रही हैं, पर जागरूकता की कमी के कारण इनके एफर्ट्स भी फीके पड़ जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। सबसे पहली वजह है भागने पर पकड़े जाने का डर। कहाँ से निकलेंगे? अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है तो बहुत मार मारते हैं, बेल्ट से, डंडे से, वो भी कमरे में ले जाकर ऊपर तय खाने में बंद करके मारते हैं। तो मार खाने से इंसान भागता ही नहीं है। दूसरी वजह है खुद जिंदगी। ये लोग अब इस तरह से इस काम पर निर्भर हैं कि बाहर जाने से इनको फाइनेंशियली इनस्टेबल फील होता है। हाँ की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। हाँ, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, उनको देखभाल करना पड़ता है। तीसरी वजह है समाज की भावनाएं। अगर ये लोग समाज में जीना भी चाहें तो लोग इन्हें कैसी नजरों से देखेंगे, इस बात की चिंता इनको हर टाइम सताती है। अगर ज़मीना ये बताओ कि आपको यहाँ से बोला जाए कि बहुत अच्छी जिंदगी हम आपको दे रहे हैं, आपकी पूरी सहेली, बाहर भी हम अगर कहीं काम करने गए तो वो भी बुरी नज़र से देखते, उससे अच्छा यहीं बैठना सही है ना हमारे लिए। एक और वजह यह भी है कि इनमें से बहुत सारी औरतों को इस काम में तब डाला गया था जब वह बहुत छोटी बच्ची थी। उन्हें बाहर अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पर अब कोई स्कोप नहीं दिखाई देता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रोस्टिट्यूशन और उनमें फंसी लड़कियों को देखने का नज़रिया बदला होगा। दोस्तों, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।